जय श्री कृष्ण, ऐसी राधे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सोचती हूँ आप होंगे बहुत ही अच्छे और अच्छे हैं, तभी मैं आपके साथ एक टॉपिक के साथ पेश हूँ। एंड टॉपिक क्या है? टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली बात तो ये जान लेते कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है एक ऑफर है, दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने के बाद एक अग्रीमेंट बना है, और अग्रीमेंट के बाद किसी लॉ ने आके उस पर अपना ठप्पा लगा दिया, अपनी मोहर लगा दी। जब अपनी मोहर लगा दी तो वो लीगल एनफोर्सबिलिटी ने उसको एनफोर्स हो गया। उसके बाद वो क्या बन गया? उसके बाद बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब चलिए, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जहाँ पर कोई इलीगैलिटी नहीं है, जहाँ पर लॉ का हनन नहीं हुआ है, तो वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ये कहिए कि कोई भी आतंकवाद को फैला रहा है तो क्या वो लीगल है? वो इलीगल है। तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? जाहिर सी बात है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट देखिए, मैं आपको किताबी भाषा में आज चलो पढ़ा देते हैं। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इन फर्स्ट प्लेस। An agreement in turn is composed of two elements, offer and acceptance. Thus, there must be at least two parties, one making the offer and another accepting it. The terms of offer must be definite and the acceptance must be absolute and unconditional. देखिए क्या है कि एग्रीमेंट में क्या है? वो कहते हैं कि एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए पहली प्लेस पर। एक एग्रीमेंट, वही मैंने आपको बताया कि ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, उसके बाद क्या बने? एग्रीमेंट हो। एंड एग्रीमेंट इन टर्न इज कंपोज ऑफ टू एलिमेंट्स। अच्छा, एग्रीमेंट में क्या होता है? मैंने बताया आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, दो पार्टी होनी चाहिए। अच्छा, एक कौन सी पार्टी होनी चाहिए? एक वो पार्टी होनी चाहिए जो ऑफर को बना रही है, और दूसरी ऑब्वियस सी बात है उसको एक्सेप्ट कर रही है। बड़ी कॉमन सी बात है। द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, और ऑफर के जो टर्म्स हैं वो बहुत ही डेफिनेट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज तो आपने ऑफर का टर्म्स रखा कुछ और अगले 10 दिन बाद कह दिए नहीं नहीं ये वाले टर्म्स ही चलेंगे, 10 दिन बाद अभी डिफरेंट चलेगा। नहीं, जो आज डेट में जो आपने रखा हुआ ऑफर का टर्म्स एंड कंडीशंस, वही आपका नेक्स्ट 10 या 20 डेज के बाद भी चलेगा। ओके, यस। द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। देखिए, जो टर्म्स ऑफ ऑफर है वो डेफिनेट होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस यानी कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। देखिए, एक तो है कि आपने एक्सेप्ट करा लिया, ओके, एक तो है कि आपने एक्सेप्ट करा लिया, एक होता है डंके की चोट पे एक्सेप्ट करा लिया इलीगल तरीके से एक्सेप्ट करा लिया, इन द सेंस कि आपने कोर्शन किया। कोर्शन का मतलब क्या किया? कि आपने फोर्स का इस्तेमाल किया किसी व्यक्ति पर, और आपने उसे ये एक्सेप्ट करवा लिया कि नहीं नहीं गलत तो गलत हुआ है, गलत तरीके से एक्सेप्ट करा लिया। तो बेसिकली क्या है? ये है एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई भी उसमें फिल्टर्स नहीं होने चाहिए, कोई भी उसमें फोर्स नहीं होना चाहिए, और अनकंडीशनल होनी चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए उसमें। ओके, यस। Free consent. All contracts need to be voluntary. Section 14 of the ICA illustrates that consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. If consent is not free, then no valid contract comes into existence. This will be discussed in detail subsequent. देखिए, कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो सहमति हो वो वॉलंटरी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है कि आपके दिल से होनी चाहिए, वॉलंटरी, है ना, आपके इच्छा अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंसेंट किसी ने आपसे फोर्सफुली कराया, और फोर्सफुली में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि फ्रॉड आ जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? ये शराब पिलाकर और ये ड्रग्स दे के आपने किसी से एक्सेप्टेंस करा ली, किसी कंसेंट ले लिया, ठीक है, किसी के ऊपर और भी कई तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करके, तो वो वहाँ पे क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आ गया कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या होता है? कोर्शन का मतलब होता है आपने किसी फोर्स इस्तेमाल किया, जैसे कि आपने किसी की सर पे गन रख दिया और गन रख के बोला कि नहीं अब तू एक्सेप्ट कर, कंसेंट दे अपना, तो वो उस सेंस में क्या है? जो कंसेंट ऐसे लिया जाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपने मिसरिप्रेजेंट किया है, आपने वो चीज़ें जैसी थी पहले वैसी बताई नहीं, आपने किसी और तरीके से उसको मिसरिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंटेशन ही उसका डिफरेंट या अलग तरीके से किया, रियल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। आप समझ रहे हो? और मिस्टेक का मतलब तो ये, अब मिस्टेक में भी दो तरीके की मिस्टेक आती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। ये आने पड़ेंगे, इतना मत जाइए। तो बेसिकली 4-5 तरीक़ों से आपका कंसेंट नहीं होना चाहिए, आपका कंसेंट वॉलंटरी होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। किसी के दबाव में आके कंसेंट आप मत दो, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब लॉफुल कंसिडरेशन, द एग्रीमेंट मस्ट बी
supported by lawful consideration. Consideration means something in return. Something in return may be an act or abstinence, but it must be real and lawful. This will be discussed. देखिए lawful consideration का मतलब agreement must be supported by lawful consideration, जिसमें क्या है कि देखिए जो agreement आप बना रहे हैं उसमें lawful consideration भी होना चाहिए। आप समझ रहे हो, वैसे भी कहते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कंसिडरेशन का होना बेहद ज़रूरी है। अगर मतलब है नहीं कंसिडरेशन तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, कहते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जब कुछ हमें उससे आप वापस में मिल रहा है। अब देखिए आप जब कार लेने जाते हो तो जब आपने कार लिया तो क्या किया, आपने जब कार लिया तो बहुत सारा अमाउंट उसे दिया, तब उसने वापस में आपको कार दिया। तो दैट मीन्स दोनों ही पार्टीज़ की कुछ कंसिडरेशन है, जैसे कि एक व्यक्ति के लिए कंसिडरेशन हो जाए उसकी कार और दूसरी व्यक्ति के लिए कंसिडरेशन हो जाए वो अमाउंट, जो कि जितने में उसने कार परचेज करी, मानो 20 में करी, 30 लाख करी, 10 लाख में करी, 5 में करी, जितना भी है उसने जितना भी परचेज किया वो एकली कंसिडरेशन कुछ और है, एकली कंसिडरेशन कुछ और है। तो बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। देखिए पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन इज कंसिडरिंग कॉम्पिटेंट इफ ही इज 18 years of age, of sound mind, not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Assistance of free consent implies the consent of the party must be free and genuine, that is not induced by coercion, interference, fraud or misrepresentation। देखिए इसमें क्या है कि पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, मतलब बेसिकली जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट इन द सेंस क्या है, मैंने पहले ही बताया था आपको और वीडियोस में बताया कि एक पार्टीज़ वही कॉम्पिटेंट हैं जो कि 18 साल से ऊपर की हैं, जो कि साउंड माइंड की हैं। साउंड माइंड मतलब क्या होता है कि एक जो व्यक्ति जो कि एक सही दिमाग है उसका, सही दिमाग से मतलब क्या है कि वो एक सही रैशनल डिसीजन लेने के लिए लायक है। अब मानिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था है जो सही नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली क्या है 18 साल से ऊपर, और दूसरा नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। कहते हैं कि कोई भी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल जो लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, है ना, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हैं? नहीं, ऐसे लोग एलिजिबल नहीं हैं जो 18 साल से ऊपर के नहीं हैं। तो बेसिकली इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट यू शुड बी 18+ और आपको साउंड माइंड का होना चाहिए, किसी भी लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई ना किया हो। समझ में आ रहा है आपको? लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या है, देयर मस्ट बी लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, फेयरिंग विच इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल सब्सिक्वेंटली। दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट वॉलेंट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। देखिए लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में मतलब क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अब मानिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, किस वजह से बनाया कि हम भारत में आतंकवाद को फैलाएंगे, क्या वो सही है? नहीं है। आतंकवाद को फैलाना चाहिए, सही बात है क्या? प्रेम फैलाइए, अगर आपको फैलाना ही है। प्रेम नहीं फैला सकते तो चलो ठीक है, नफरत। तो बेसिकली एक इमोशंस का आदान प्रदान कीजिए। इमोशंस इन द सेंस, अब ऐसे नहीं तो कुछ भी आदान, इमोशंस इन द सेंस कि आप एक पॉजिटिव इमोशंस को फैलाइए। जैसे इस समय राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर से क्या हो रहा है, राम जी आ रहे हैं, सब में पूरे भारत में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है कि राम जी आ रहे हैं, सब राममय है, सब भगवान विष्णु जी है ना, तो विष्णु जी के अवतार थे राम जी। तो बेसिकली वो सब कुछ राममय है आज तक। तो ये जो फैलाना है, ये जो हो रहा है, ये क्या है, ये राममय है, हो रहा है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव माहौल है। वहीं कह दो कि आतंकवाद को फैला रहे हैं, तो वो सही चीज़ नहीं है ना, इलीगल ऑब्जेक्ट हुआ वो, तो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो आपको जब भी कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो तो आपको बहुत ध्यान में ये देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुली होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। जिसमें कि एग्जाम्पल आते हैं आतंकवाद को फैलाना, ड्रग्स का बेचना, शराब का, लिक्विड का। आजकल तो खैर सभी हो रहा है, वॉट टू से, आई वुड नॉट से एनीथिंग टू दिस। लीगल रिलेशनशिप, the parties must intend to create a legal relationship. Agreement of social or domestic nature do not contemplate legal relationship, so they are not contracts. तो बेसिकली कह रहे हैं कि देखिए जो आपस में पार्टीज़ है, बेसिकली दो लोग हैं, तो दो लोगों के इंटेंशन होना चाहिए कि उनको लीगल रिलेशनशिप बनाना। फॉर एग्जांपल हमारी कॉन्ट्रैक्ट की तो बेसिक एसेंशियल है कि इन्फोर्सबल बाय लॉ। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फोर्सबल नहीं हो रहा है लॉ से, तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। आप समझ रहे हो? अब जैसे देखिए एग्जाम्पल इसमें दिया, हस्बैंड प्रॉमिसेस हिज वाइफ
टू बाई हर नेकलेस ऑन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी कह रहे हैं कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि सुनो वाइफ जी, मैं आपको आपके बर्थडे पे बढ़िया सा डायमंड का नेकलेस दूंगा, नहीं दिया तो क्या ये इसमें कह रहे लीगल रिलेशनशिप नहीं बना? नहीं, ऐसा नहीं है। लीगल रिलेशनशिप तब खत्म होता जब वही कहता कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, है ना। जब वो डिवोर्स देता तब वो लीगल रिलेशनशिप खत्म होता, अदरवाइज तो उसको लॉ ने उन दोनों को साथ दिया, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप समझ रहे हो, तो वो इलीगलिटी नहीं होती है, वो लीगल रिलेशनशिप है। छोटी छोटी चीज़ों से रिश्ते नहीं टूटते हैं। एग्रीमेंट्स नॉट स्पेशली डिक्लेयर टू बी वर्ड। अब क्या है, एग्रीमेंट्स नॉट स्पेशली डिक्लेयर टू बी वर्ड, द एग्रीमेंट नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड वर्ड और इलीगल बाय लॉ। तो बेसिकली देखिए, कुछ जो एग्रीमेंट्स है वो हमारे लॉ ने ही वर्ड बोल दिया। अब वर्ड का मतलब क्या, वर्ड एब इनिशियो। वर्ड एब इनिशियो मतलब जो शुरुआत से ही खराब है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वर्ड एब इनिशियो, कि आप छोटे बच्चे 18 साल से बच्चे के साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो वर्ड एब इनिशियो हो जाएगा। आप समझ रहे हो? यस। Consensus at either meeting of minds. The essence of agreement or in turn contract is meeting of mind of the parties. The parties to an agreement must have agreed upon the subject in the same sense and the same time. Unless there is consensus ad idem, there cannot be any contract. देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि consensus ad idem मतलब कि मीटिंग ऑफ माइंड। देखिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो दोनों पार्टीज, दोनों पक्ष का सेम माइंड मिलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और ए ने उसी बात को किसी और वे में समझा और बी ने उसको किसी और वे में समझा, दोनों ने ही अलग तरीके से समझा, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। बाद में जाके पता चला यार ये बात तो थी ही नहीं। जब थी ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, क्योंकि दोनों को ही एक बात को एक ही वे में समझना चाहिए। अब राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर जैसे बन रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ राम जी का मंदिर बन रहा है। अब राम जी का मंदिर बन रहा है तो ये मैंने समझा, सब देशवासियों ने समझा। अब मानो कि राम जी का मंदिर बन रहा है, कोई और कुछ और समझ जाए, कोई बाहर का जो व्यक्ति आ रहा है, फॉरेन का आ रहा है, जिसे राम जी के बारे में उतना नहीं पता है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि हाँ क्या है ना, तो उसके लिए वो बारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? तो कंसेशस एड इडम का मतलब, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दी, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कि इसको मैंने कंसेशस एड इडम का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों को जब आप कोई बात कह रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो जो उसका जो ऑब्जेक्ट है या जो जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो वो दोनों पार्टीज को सेम टू सेम उसी वे में समझ में आना चाहिए, द वे दे वॉन्ट टू बी, या द वे दे आर। यस यस। सर्टेन एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हमेशा जब भी मैं पढ़ाती हूँ मुझे बड़ा ही हंसी आती है। पहले तो मैं पढ़ती थी, अब सौभाग्य से पढ़ाने लगी, है ना, लेकिन हज़ारों बार मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो हज़ारों बार ही पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि सर्टेन होना चाहिए। मीनिंग है कि बेसिकली क्या है कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब कोई, अब एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड कह रहा है उससे कि तुम्हें मैं चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊँगा, आ जाएगा क्या? कोई नहीं लेके आ पाता है, कोई लेके नहीं आ पाता, वो चला पाएगा। तो जब ये बेसिकली इसे बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लॉ की भाषा में, कि जो काम करने लायक ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, तो वो क्या है, वो केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है। और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है कि चांद तारे तोड़ लाओ, दुनिया जला देंगे, है ना, आजकल ये दुनिया जला देंगे, तो ये सब होता ही नहीं है, ये सब फेक है। ये सब एक भाई मैं एक वीडियो सुन रही थी टीचर की, तो कह रहे थे कि ये सब लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, तो लड़कियां ज़रा सतर्क रहें और इन सब गानों से ज़रा बच के रहें और पढ़ाई पे ज़रा ध्यान दें। मेरा यही कहना है, बाकी सबकी अपनी कंसेंट है, अपनी मन है। Our legal formalities, where nature of agreement is such that it requires compliance with certain formalities, such requirements should be fulfilled. A contract may require registration in addition of being in writing. However, as regards to legal effects, an oral contract has same effect as in writing. देखिए इसका मतलब ये है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ बेसिकली जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जो भी आप सेल्स कर रहे हो तो कहाँ पे किस एक्ट में जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाएगा। और उससे जितने भी पेपर वर्क जो चाहिए हो रहा आपको, वो पेपर वर्क पूरा का पूरा करना पड़ेगा। समझ, आपको वो पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा, जितना भी आ रहा है, आप जितना भी सोडा के अंडर में जितना भी पेपर वर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट लिए वो आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा। और ओरल में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिटन में भी होते हैं, पर ज़्यादा वैलिड माने जाते हैं कौन से वाले, राइटिंग वाले। ओरल नहीं माने जाते उतने बेटर, राइटिंग में ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा एक होता है, जैसे कि अब देखिए
कोर्ट मैरिजेस होती हैं, डिवोर्सेस होते हैं और ये सब होते हैं, तो ये बेसिकली सब पेपर फॉर्म में तो होते हैं, है ना, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर ऑन द पेपर। प्रॉपर्टी का खरीदना तो सब पेपर वर्क है। अब ओरल में मानो कुछ भी हो गया तो वो नहीं मानते, है ना, तो वो चीज़ है। चलिए आज लिए बस इतना ही मेरी तरफ से, और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और माय वीडियोस, और मुझे बताइए कि मैं और एडिशंस पे क्या पुट ऑन कर सकती हूँ। यस, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।